हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट एम के। दिस इज़ कविता और आज हमने लिया है एग्रीकल्चर देखेंगे क्योंकि 10th का जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा पास है और ये हमारे रिवीजन सेशंस हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या है एग्रीकल्चर। जैसे कि यहाँ मैंने हम देख सकते हैं जो कृषि होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। एज यू कैन सी टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, कितने टाइप के जो एग्रीकल्चरल वर्क होते हैं कितने टाइप का होता है। अगर हम पहली बात करें तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि इसको बोला जाता है, यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है। दूसरा जो इसका टाइप है वो है गहन जीविका कृषि, यानी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसको बोला जाता है। थर्ड है हमारा कमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी कि वाणिज्यिक कृषि, ये इसका थर्ड टाइप है। और ये जो रोपण कृषि यानी कि प्लांटेशन है वो इसी का ही एक टाइप है जो हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एज आई टोल्ड यू कि ये एक रिवीजन सेशन है तो हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे अपने सेशंस को। ठीक है, हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे अपने चैप्टर्स को। अगर हम पहला बात करें यहाँ पे तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यहाँ दिया हुआ है। इसकी बात करें तो ये छोटे भूखंड के लिए की जाती है, यानी कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं जो खुद के जीविका के लिए कृषि करते हैं वो यही वाली होती है और बहुत छोटे छोटे लैंड पर ये कृषि की जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा सरप्लस नहीं मिलता है, वो सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए इतना ही इसमें ग्रो किया जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये आदिम औजारों का इसमें यूज़ किया जाता है। ऐसे औजारों का यूज़ किया जाता है जिनको हाथों से यूज़ किया जाता है। हाथों से इट मीन्स के ऐसे औजार होते हैं जिनमें मशीनों का यूज़ नहीं होता है। आई मीन टू से क्लियर है, जिसमें कि होय होता है, डा होता है, डिगिंग स्टिक्स होते हैं, ये इसमें यूज़ किया जाता है। थर्ड की बात करें, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है फैमिली कंजप्शन, यानी कि ये जो कृषि की जाती है सिर्फ फैमिली कंजप्शन के लिए की जाती है। इसमें इतना ज़्यादा सरप्लस देखने को लिए नहीं मिलता जिसको मार्केट में सेल किया जा सके। तो ये छोटे छोटे किसान होते हैं जो इस टाइप की फार्मिंग करते हैं और अपने खेती मतलब खुद के परिवार के लिए जो है इस टाइप की फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये मॉनसून, यानी कि अगर हम पानी की बात करें तो ये मॉनसून पर डिपेंड होते हैं। और अगर वहीं दूसरी बात करें प्राकृतिक उर्वरकता, यानी कि जो काव डंग वगैरह होते हैं उस पर ये निर्भर करते हैं। इसमें पेस्टिसाइड्स हो गया या अलग से कोई फर्टिलाइजर्स हो गए या फिर अगर हम बात करें कोई स्पेशल टाइप के सीड्स हो गए उसका इसमें यूज़ नहीं किया जाता। बहुत ही लो लेवल पर ये कृषि की जाती है। अगर इसकी बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये कर्तन और दहन होता है। कर्तन और दहन से अगर हम बात करें तो इसको झूम खेती भी कहते हैं और अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो वो है गहन जीविका कृषि, यानी कहा जाता है। अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या होता है, पहला अधिक जनसंख्या वाले दबाव वाले क्षेत्रों में किया जाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें डेंस पॉपुलेशन देखने के लिए है, ये वहाँ पर इस टाइप की फार्मिंग होती है और श्रम प्रधान होती है क्योंकि इतने बड़े लेवल पर होती है कि बहुत ज़्यादा इसमें मजदूरों की ज़रूरत होती है। क्लियर है? और इसका जो होता है भूमि धारण का आकार जो होता है वो आलाभाकार होता है, यानी कि स्मॉल लैंड एंड होल्डिंग्स इसमें हमें देखने को मिलती हैं और इसमें सरप्लस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि खुद के परिवार के भरण पोषण के लिए साल भर के लिए वो बचा भी लेते हैं और जो बचता है उसको मार्केट में सेल भी कर देते हैं। तो इतने बड़े लेवल पर यहाँ पे हो जाती है। अधिक उत्पादन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि हाई यील्ड इसमें देखने को मिलती है। और बायोकेमिकल इनपुट्स, ठीक है, यानी कि जैव रासायनिक इनपुट्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम बात करें अधिक सिंचाई, यानी कि एक्सटेंसिव इरिगेशन इसमें देखने को मिलता है क्योंकि बड़े लेवल पर खेती होती है तो इसके लिए इसमें पानी की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े किसान होते हैं ये वो उनके लिए होती है। अब दूसरा अगर तीसरी बात करें तो ये होता है हमारा वाणिज्यिक कृषि, यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या आ जाता है? कमर्शियल एग्रीकल्चर ये सिर्फ बाजारों के लिए कि प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, ये जो होता है ये मार्केट के प्रोडक्शन के लिए होता है। इतना ग्रो कर लेते हैं, इतना ज़्यादा इसमें ग्रो होता है, इतने बड़े लेवल पर होता है कि जिसको सीधा मार्केट में जाके सेल किया जाता है, यानी कि मार्केट के लिए होता है। यूज़ ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और इसमें क्या होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तभी इतनी ज़्यादा जो है ये इतने बड़े लेवल पर इस टाइप की खेती को कर पाते हैं, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ होता है, अच्छे बीजों का यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है और इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है ताकि बड़े लेवल पर इस टाइप की खेती को किया जा सके। क्लियर है? अगर दूसरा बात करें रोपण, जो रोपण है यानी कि प्लांटेशन कृषि है वो इसी का, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग, ये इसी का टाइप है। दूसरा लार्ज स्टेट, यानी कि प्लांटेशन, काफ़ी बड़े एरिया में इसका प्लांटेशन किया जाता है। लाइक जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि टी,
चाय को जो पत्तियां होती हैं उसको उगाने के लिए, यानी कि चाय का जो प्लांट होता है उसको उगाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर ये फार्मिंग करते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है कॉफ़ी, और थर्ड है गन्ना यानी कि शुगर कैन, और फोर्थ है बनाना। ये वो बड़े लेवल पर फार्मिंग होती है जो बाज़ारों के लिए स्पेशली की जाती हैं। क्लियर है? तो ये 3 टाइप थे हमारे एग्रीकल्चर के। आगे देखते हैं क्या है। आगे हम देखते हैं क्रॉप सीजन्स, यानी कि हमारे भारत में किस टाइप के क्रॉप सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम पहला बात करें तो हमें खरीफ ऋतु यानी कि खरीफ सीजन देखने को मिलता है। यानी कि ये क्या होता है, ये मई से और जुलाई, कब से, मई से जुलाई में इसको क्या कर दिया जाता है, इसको सो कर दिया जाता है, इसकी सोइंग कर दी जाती है, इसको बो दिया जाता है। क्लियर है? और उसके बाद इसको काटा कब जाता है, यानी कि सितंबर से अक्टूबर में इसको कट कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी ऐसी मेन प्रमुख फसलें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। इसमें अगर मेन फसलों की बात करें तो धान, बाजरा, अरहर, मक्का, कपास, जूट, गन्ना, सोयाबीन, ये वो मेन फसलें हैं जो हमें इसमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है? और कहाँ कहाँ पे इस टाइप की फार्मिंग यानी कि जो रबी खरीफ की फार्मिंग होती है, वैसे तो हर स्टेट में हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स भी हैं जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, ठीक है। इनका और कंप्लीट डिटेल हम आगे देखेंगे क्योंकि वहाँ पे पूरा एक चार्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए लेकर। अगर हम दूसरे सीजन की बात करें तो वो कौन सा होता है, हमारा रबी। कौन सा होता है दूसरा, हमारा रबी सीजन होता है। ये कब से कब तक होता है, इसको जो सोइंग की जाती है, यानी कि जो इसकी सोइंग की जाती है वो कब से कब तक, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर में क्या कर दिया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर में इसको सो कर दिया जाता है, यानी कि इसकी सोइंग कर दी जाती है, इसको बो दिया जाता है। और अप्रैल से जून में इसकी कटिंग हो जाती है। अप्रैल से जून में इसकी कटिंग हो जाती है। और इसमें कौन कौन सी मेन फसलें होती हैं, यानी कि गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना और मसूर। अब आप यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना, आपके लिए आएगा जैसे कि खरीफ, आपसे पूछा जाएगा खरीफ, 3-4 फसलें आपको यहाँ दे दी जाएंगी, लाइक जैसे कि गेहूं दे दिया, ठीक है, गन्ना दे दिया, और आपको यहाँ मटर दे दी। और आपसे पूछा जाएगा तीनों में से बताइए कौन सी खरीफ की फसल है। आपसे पूछा जाएगा तीनों में से बताइए कौन सी खरीफ की क्रॉप है। तो आप क्या बताओगे कि खरीफ की क्रॉप इसमें से कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली कौन सी है, गन्ना। कौन सी है, गन्ना। क्लियर है? तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि खरीफ की कौन कौन सी क्रॉप्स हैं वो अलग से, और रबी की कौन सी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। क्लियर है? और इस तरह से काफ़ी पूछे भी गए हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे जायद, यानी कि आप जायद का जो सीजन होता है, थर्ड सीजन क्या है, जायद। जो ज़ैद सीजन होता है इसमें आप देखिए क्या होता है, यानी इन दोनों फसलों के बीच में, खरीफ और रबी, इन दोनों फसलों के बीच में, इन दोनों सीजन के बीच में क्या कहेंगे, जो खरीफ और रबी है, इन दोनों सीजन के बिटवीन जो समय खाली रह जाता है ये तब ग्रो की जाती है। क्लियर है? बहुत इजी है। रबी और खरीफ की फसल, जो इन दोनों के बिटवीन जो कुछ महीने खाली रह जाते हैं उसमें इनको ग्रो यानी कि इनको सो किया जाता है, इनको बोया जाता है। और इसमें कौन कौन सी ऐसी मेन फसलें होती हैं ये यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि 3-4 नेम आपको लिख के दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी ज़ैद की आपकी क्रॉप है, यानी कि ज़ैद की फसल कौन सी है। ये हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो ज़ैद सीजन में ग्रो की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, सब्जी और चारा जो होता है पशुओं के लिए, वो इसमें ग्रो किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ज़ैद की फसलें कौन कौन सी होती हैं। आपसे 3 से 4 ज़ैद की फसलें लिखकर दिखाइए, ज़ैद की फसलें किसे कहा जाता है, और 2 से 3 एग्जाम्पल देकर उसको समझाइए। तो इस तरह से ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो प्रमुख फसलों के प्रकार कौन कौन से हैं। अब फसलें भी कई प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसे पहली फसल की बात करें तो यह हॉर्टिकल्चर। कौन सी है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी फसलें होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं, जैसे कि जो बागान, बहुत बड़े बड़े बागानों में ग्रो की जाती हैं, जैसे कि फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं फॉर द मार्केटिंग। ठीक है, ये बागवानी फसलें होती हैं। अगर दूसरी फसल की बात करें तो वो होती है हमारी नकदी यानी कि कैश क्रॉप्स होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर, जूट एंड कॉटन, ये बहुत बड़े लेवल पर ग्रो की जाती हैं। ये हमारी नकदी फसलें होती हैं। क्लियर है? इसमें वो फसलें यानी कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो पीने वाली, यानी कि पीने वाली फसलें होंगी, वो भी इसमें आ जाएंगी। कौन कौन सी, टी एंड कॉफ़ी, ये पीने वाली फसलें होती हैं, ये भी इसी के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती है, नकदी फसलों के अंदर, जिनको खा नहीं सकते। ठीक है, जिनको खा नहीं सकते बाकी वो वाली क्रॉप्स हैं, जैसे कि कॉटन, रबर, जूट, बाकी वो इसके अंदर आती हैं। और अगर हम बात करें
खाद्य फसल यानी कि फूड क्रॉप्स की बात करें, ये इसका थर्ड टाइप है। क्लियर है, ये इसका थर्ड टाइप है। फूड क्रॉप की बात करें तो इसमें कौन कौन से आएगा, इसमें आती है हमारी वीट आती है, राइस आती है, मेज आती है, पल्सेस आते हैं और सीड ऑयल आते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे ऑयल सीड्स आते हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं। क्लियर है, तो ये इसके अंदर खाद्य फसलें आती हैं। तो ये अगर हम बात करें मेन क्रॉप्स की, तो वो ये 3 टाइप्स की हमें यहाँ पे क्रॉप्स जो है वो देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो चार्ट है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। अब स्टार्ट कराने से पहले इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए बच्चा, यहाँ पे जो ये मैंने चार्ट दिया, पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। बेटा यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स आपको दिखाई दे रही है ना, आपसे क्या कहा जाएगा, आपको ये वाली कंडीशन आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दी जाएगी। एक बॉक्स दिया जाएगा, सपोज कि वो आपको राइस के लिए राइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं, तो वो आपको क्या कहेंगे कि ये वाली जो कंडीशंस है ना, ये मेंशन कर देंगे आपके एक बॉक्स में और कहा जाएगा कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वो किसके लिए होती है, किस मेन क्रॉप के लिए होती है, तो इसमें से किसके लिए होगी। तो वो क्वेश्चन जो होंगे वो इस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। सपोज कि आपको दे दिया कि ऐसी एक फसल जो जून से जुलाई में जिसको बोया जाता है, सितंबर से अक्टूबर में इसको कट कर लिया जाता है, उसके लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 25 डिग्री प्लस जो टेम्परेचर है उसकी ज़रूरत होती है और 100 सेंटीमीटर इसको रेन की ज़रूरत होती है। तो बताइए किस क्रॉप की इंपॉर्टेंस है या किस क्रॉप की ये विशेषताएं हैं, तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो किसकी है ये, राइस की। किसकी है, राइस की। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा ये कंडीशन और आपसे मेन पूछा जाएगा कि ये किस क्रॉप की इंपॉर्टेंस शो कर रही है, तो आपको उसका नाम वहां पे लिखना पड़ेगा। इस तरह से फिलअप करके ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये पूछे जाते हैं। क्लियर है, अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम्प्लीटली ही इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा और अच्छे से इसको रट कर जाइएगा। ओके, पहला अगर हम यहाँ पे बात करें क्रॉप की यानी कि राइस की बात करें तो इसको कब ग्रो यानी कि इसकी सोइंग कब की जाती है, इसको कब एक तरीके से कब इसको उगाया जाता है, तो इसको जून से जुलाई में इसको उगा दिया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, इसको कट कर दिया जाता है। क्लियर है, और 25 डिग्री सेल्सियस इस प्लस हम कह सकते हैं इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और 100 सेंटीमीटर की इसको बारिश की ज़रूरत होती है, रेन की ज़रूरत होती है। और कहाँ कहाँ पे ये होता है, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यहाँ पे ये राइस जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर इन तीनों में फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट पूछा जाए कि कहाँ पर होता है, तो मैं बता दूं आपको ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है वो राइस ग्रो किया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अपना क्रॉप देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा गेहूं है और ये पूछा भी गया है लास्ट ईयर, यानी कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है आपका। तो ये कब से कब तक सोंग किया जाता है, बुआई कब होती है इसकी, नवंबर से दिसंबर में इसको बो दिया जाता है और अप्रैल से मई में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इसके लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 21 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक बारिश की ज़रूरत होती है। और ये कहाँ पे ग्रो होता है, अगर हम बात करें गेहूँ, तो वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन आप देखना कि इन स्टेट में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो हम कहेंगे पंजाब और हरियाणा में तो है ही, पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है वो हमें गेहूं जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे देखते हैं थर्ड क्रॉप की बात करें तो वह है मक्का। क्या है, मक्का। तो मेज़ कहाँ पे ग्रो की जाती है, पहले हम देख लेते हैं कि जून से जुलाई में इसको क्या कर दिया जाता है, इसको बो दिया जाता है। सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटिंग हो जाती है यानी हार्वेस्टिंग हो जाती है और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की इसको ज़रूरत होती है। प्लस अगर हम बात करें 50 से 100 सेंटीमीटर के बिटवीन इसको बारिश की ज़रूरत होती है। और ये कहाँ पे, जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में ये जो है मक्का ग्रो की जाती है। लेकिन इनमें भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वांटिटी में इसको ग्रो किया जाता है, तो मेन टॉप तो नहीं कह सकते, हाँ इसको हम कर्नाटक कह सकते हैं कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है मेज़। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड में मेज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो किया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
अगर हम फोर्थ क्रॉप की बात करें तो फोर्थ क्रॉप है हमारा गन्ना। ये भी पूछा गया है पहले एग्जाम में। तो इसको जैन से मार्च तक इसको बो दिया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? दिसंबर से मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर रेन की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर के बिटवीन इसको रेन की ज़रूरत होती है। और अगर देखें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, तो सबसे ज़्यादा जो शुगर कैन है वो कहाँ पर होता है? आई नो कि बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश यानी कि पहला, यानी कि टॉप फर्स्ट ऐसा स्टेट जहाँ पे इसकी क्रॉपिंग की जाती है। तो मैं बात करूँ तो वो की जाती है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला यानी कि सबसे बड़ा राज्य जो है जहाँ पे गन्ना ग्रो किया जाता है, उत्तर प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाय की, ये भी एग्जाम में पहले पूछा गया है। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेम उसी तरह से ये एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है। अब देखते हैं इसके लिए, देखो अगर हम टी की बात करें तो इसके लिए थोड़े अलग अलग सीजन, यानी कि 2 सीजन होते हैं और अलग अलग तरह से इसको किया जाता है। मतलब प्लांट तो इसके लगे ही रहते हैं, बट उन पे जो नई पत्ती आती है उनको प्लग करने के लिए। तो हम देखते हैं कि अप्रैल से जून और अक्टूबर से दिसंबर में इन नए न्यू प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। और 7 से 12 दिन, एटलीस्ट 7 से 12 दिन इसको लगते हैं किस चीज़ के लिए? प्रिपेयर्ड होने में, और लीफ को हम प्लग कर सकते हैं। और अगर हम देखें 21 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर इसके लिए रेन की ज़रूरत होती है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और असम और पश्चिम बंगाल में इसको ग्रो किया जाता है। लेकिन इन दोनों स्टेट में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर? असम में। ठीक है, फर्स्ट टॉपेस्ट स्टेट हम कह सकते हैं, असम में इसको ग्रो किया जाता है। अगर हम 6th की बात करें, कपास, ये भी यानी कि कॉटन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार भी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हर बार इससे क्वेश्चन आता है। क्षेत्र के अनुसार अगर हम भिन्न देखें तो वेरस ओरिजिनली, अगर हम देखें कॉटन कहाँ पे ग्रो किया जाता है, तो देखो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा साउथ या वेस्ट की तरफ सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, कहाँ पे ये कितना कितना ग्रो किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में सबसे ज़्यादा ये ग्रो होता है। क्लियर है। और इसके टेम्परेचर की बात करें तो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की ज़रूरत कॉटन को होती है। और अगर रेन की बात करें तो 150 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक रेन की ज़रूरत इसमें होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। अब इन सब में भी कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो हम देख सकते हैं वो गुजरात में हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। आगे बात करते हैं जूट की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूट जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार जूट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम इसमें ना थोड़ा वेरी करता है कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से ग्रो होता है। अगर देखो भूमि निम्न है, यानी कि अगर हम कहीं निचले क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फैब्री से, यानी कि अगर हम देखें, अगर हम किसी निचले स्टेट में रह रहे हैं या निचले एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे फैब में इसको बो दिया जाता है। और अगर हम किसी ऊंचे किसी ऊंचाई वाली जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ पे इसको क्या किया जाता है? मार्च से मई में इसको ग्रो किया जाता है, यानी इसको लगाया जाता है। ठीक है। और जुलाई से अक्टूबर में इसको कट कर लिया जाता है। और इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर या इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है ऑलमोस्ट। क्लियर है। 160 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक एटलीस्ट इसको रेन की ज़रूरत होती है। रेन की ज़रूरत इसको काफ़ी होती है। क्लियर है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अब देखो पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, यहाँ पे हमें जूट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इन तीनों में भी पहला वो स्टेट यानी टॉप 1 स्टेट जहाँ पे ये देखने को मिलता है तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जो है जूट सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। ये हो गया आपका ओवरऑल कंप्लीट क्रॉप्स। ठीक है, आप आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेजर क्रॉप्स हमारे हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है? आपको जल्दी जल्दी करना है हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वी नीड योर सपोर्ट है आपके लाइक, शेयर एंड सपोर्ट की। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि वो भी हमारे इस छोटे से सेशन का पार्ट बन सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो गेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट